प्रकाश, गौरव, आप लोग आवाज आ रहा है मेरा? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, मुझे क्लियर आ रहा है। सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। मानव सेवा अंजन कौशिक जी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज जो डीएनएस क्लास है उसमें हम लोग जो लास्ट पॉइंट्स थे उसके आगे का एक न्यू पॉइंट देखेंगे। हम लोग देख रहे थे एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन, मतलब रोगों से बचाव के उद्देश्य और मूलभूत सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, तो बहुत से हम लोग सिद्धांत अभी तक देख चुके हैं, तो आज हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इज नॉट नेसेसरी, क्यों जरूरी नहीं है, ये देखेंगे हम लोग आज। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा हम लोग प्रेजेंट ले लेते हैं। भोलानाथ सिंह प्रेजेंट सर। शुभांगी प्रेजेंट सर। ओम प्रकाश वैद्य उपाध्याय प्रेजेंट सर। अरुण चिलवट धनश्री यस सर। गौरव यादव प्रेजेंट सर। मनीषा अहिरे ओके, नेक्स्ट प्रथमेश विलास सावरकर यस सर प्रेजेंट। मतलब आप सभी को क्लियर आवाज आ रहा है? ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इज नॉट नेसेसरी। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, कोई पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी सिद्धांत देखे, हमने प्रिंसिपल्स देखे, तो उसमें हमने देखा कि हम लोग जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो एज अ होल बॉडी, मतलब पूरे बॉडी को एक चीज ऐसा, मतलब एक पार्ट मानकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हेडेक हो रहा है तो सिर का ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर पैरों में दर्द हुआ तो सिर्फ पैरों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो हम लोग पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं एक साथ। ठीक है, इसलिए डायग्नोसिस जरूरी नहीं होता है। अब ये डायग्नोसिस क्यों कहा गया जरूरी नहीं है? क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग नेचुरली ही बेस से देखते हैं कोई भी डिसीज को, तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये डायग्नोसिस करते हैं कि हमारा जो भी बीमारी का कारण है वो है फॉरेन मैटर। मतलब जब भी हमारे बॉडी में फॉरेन मैटर आ गया तो वही कोई भी बीमारी का कारण बनता है, इसलिए डायग्नोसिस का जरूरी नहीं माना जाता है। जैसे कि अगर आप अलग पैथी में अगर देखेंगे, एलोपैथी में अगर देखिए आप, तो कई सारे डायग्नोसिस की जाती है। डायग्नोसिस मतलब कई सारे टेस्ट की जाती है, कई सारे इमेजिंग टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो मतलब इसका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, जो भी पेशेंट का डायग्नोसिस कर रहे हैं उसका टाइम भी वेस्ट होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता है। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर चीज को अगर आप जब डायग्नोसिस करते हो एलोपैथी सिस्टम में, तो आपको कई सारे टेस्ट करवानी पड़ती है। ठीक है, वो डिपेंडिंग होता है कि कौन सा कॉज है, तो उसको जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एलोपैथी की ओर से, तो उसको बहुत सारी टेस्ट बताई जाती है। जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसको बहुत सारी टेस्ट बताई जाती है। इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। अच्छा, ये पार्ट तो अलग है, लेकिन इसके अलावा क्या होगा,
कई सारी टेस्ट ऐसी होती है जिसका पूरा इफेक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है, जैसे कि सीटी स्कैन है, एमआरआई है, फिर अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है। इसमें क्या होता है, जो भी साउंड वेव्स हमारे बॉडी में छोड़े जाते हैं, जो भी रेडिएशन छोड़े जाते हैं, तो उसकी वजह से कई सारी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलती है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स मतलब हमारे जो बॉडी की जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनका डैमेज होता है। कोई भी जैसे हम लोग एक्सरे अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन छोड़े जाते हैं हमारे बॉडी में, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन छोड़े जाते हैं, जिसकी मदद से वहाँ पे डायग्नोस किया जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, कोई जो बीमारी है तो उसका लोकेशन क्या है, ये सब चीजें इसमें डायग्नोस किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन छोड़ जा रहा है हमारी बॉडी में, तो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे सेल्स पे, हमारे टिश्यूज पे। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं आप कॉन्स्टिपेशन का, तो कॉन्स्टिपेशन आप अगर एलोपैथी में अगर जाओगे आप, तो आपको बताया जाएगा कि आप सबसे पहले आपको रूटीन पूछ लिया जाएगा कि आपका रूटीन कैसा है, फिर आपको बताएंगे कि आप उसका ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है कई बार कॉन्स्टिपेशन, तो इसलिए आपको बताते हैं कि ब्लड टेस्ट करिए। फिर उसके साथ साथ कोलोनोस्कोपी बताते हैं। कोलोनोस्कोपी क्या है, मतलब हमारी जो कोलन है, जो बड़ी आंत है, उसको पूरा डायग्नोस किया जाता है एक ट्यूब की मदद से। मतलब हमारे जो गुदा द्वार है, एनएस है, वहां से एक ट्यूब डाली जाती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसके टिप पे कैमरा लगा होता है, तो वो अंदर डाल के अंदर का इमेजिंग लिया जाता है, मतलब अंदर की इमेजेस स्क्रीन पर देखी जाती है, कहीं भी ब्लॉकेजेस है क्या, या फिर जो हमारी आंत है, बड़ी आंत है, उसका फंक्शन कहीं पे कम हो गया है क्या, ये सारी डायग्नोसिस की जाती है। अब इसके साथ साथ सिग्मोइडोस्कोपी भी होता है। सिग्मोइडोस्कोपी मतलब क्या है, हमारा जो कोलन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, और फिर एक होता है सिग्मोइड। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं, स्क्रीन पे देखिए व्हाइट बोर्ड पर। जैसे कि आपका ये कोलन है, ठीक है, तो ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या है, असेंडिंग। फिर जो आड़ा है वो ट्रांसवर्स, जो नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग, और एक छोटा सा होता है, ये होता है सिग्मोइड। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में मेन 3 ही पार्ट है उसके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, लेकिन एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका अगर यहाँ पे अगर ब्लॉकेजेस हो गए तो इसका डायग्नोसिस किया जाता है, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो उसके लिए टेस्ट जो आती है उसे कहते हैं सिग्मोइडोस्कोपी, क्योंकि जो सिग्मोइड हमारा कोलन का पार्ट है उसको वहाँ पे डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, और जो कोलोनोस्कोपी है उसमें पूरा जो बड़ी आंत है, जो पूरी बड़ी आंत है, मतलब असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, वो पूरा डायग्नोसिस किया जाएगा। ठीक है, तो ये है सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, ये इसमें किया जाता है। इसके साथ साथ एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में क्या देखेंगे कि कहीं पे ब्लॉकेजेस तैयार हुए क्या, क्योंकि हमने देखा था कि जब कब्ज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है, कब्ज की वजह से ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं, क्योंकि जो हमारा मल है, जो स्टूल है, वो सख्त हो गया है, एक सॉलिड की तरफ जा रहा है वो, क्योंकि वहां जब भी हम लोग मतलब शिकार हो सकते कॉन्स्टिपेशन के, तो अगर हम लोग स्टूल अगर पास नहीं करते हैं बहुत देर तक या कई दिनों तक, जैसे 1 दिन 2 दिन, तो वहां पे क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, क्योंकि बड़ी आंत का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, मतलब जितना ज्यादा देर तक स्टूल वहां पे रहेगा उतना ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन होते रहेगा, और जो भी हमारा स्टूल है जो सेमी सॉलिड रहना चाहिए, एक पेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, तो वो कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे किया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे टेस्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। अब जब हमारे पास अगर पेशेंट आता है कॉन्स्टिपेशन का, भले उसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कुछ ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि एब्डोमेन पैक दे देंगे हम लोग। ठीक है,
फिर उसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा फास्टिंग करिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेजेस ऑलरेडी तैयार है हमारे कोलन में, बड़ी आंत में, और ऊपर से हम लोग खाना खाए जाते हैं, मतलब और वहाँ पे प्रेशर आ रहा है। हम लोग क्या बताएंगे कि आप फास्टिंग करिए और जूस लीजिए, जैसे कि पालक का जूस है, टोमेटो जूस है, ताकि जो हमारा स्टूल वहाँ पे जमा हो गया है और वो सख्त हो गया है, तो वो एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ डाइट बताते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट बताते हैं, जैसे एब्डोमेन पैक है, फिर बाद में एब्डोमेन का मसाज है, एनिमा है, ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट हम लोग उसको बताते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन वही एलोपैथी में क्या कर रहे हैं, वो एक ही चीज के लिए कई सारे टेस्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत होता है कि कई सारे इतनी सारे टेस्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। अब ठीक है, मान लीजिए इसमें 90% ये रॉन्ग है, लेकिन 10% में राइट होते हैं। मतलब ये एक कॉन्स्टिपेशन आपने एक एग्जांपल लिया, लेकिन इसी तरह कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि हेडेक है, या फिर शोल्डर पेन, या डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है, तो इसके लिए कई सारे टेस्ट बताई जाती है, जिसमें से सारी की सारी टेस्ट जरूरत नहीं होती है। उसमें से कुछ एक या दो टेस्ट जरूरी होती है, जो सीवियर कंडीशन में यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक थिंग के लिए भी अगर जाते हो एलोपैथी में, तो उस टाइम भी वो बहुत सारे मेडिसिन दे देंगे, बहुत सारे टेस्ट दे देंगे, जैसे कि कुछ मेडिसिन लिख दिया आपको, और आपको कहेंगे कि आप ये 5-6 दिन मेडिसिन लीजिए, अगर नहीं ठीक होता है फिर आपको मेडिसिन चेंज करके देंगे। उसके साथ साथ जो टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट बताएंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, या कुछ एक आधा इमेजिंग टेस्ट बता देंगे। अगर उससे नहीं हो रहा है, फिर आपको न्यू टेस्ट बताएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी टेस्ट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी पे उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब नेचुरोपैथी की तरफ से हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। अब जरूरत मतलब अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज की, मतलब कुछ टेस्ट की जरूरत होती है। इसलिए हमने कहा है कि 90 जितनी भी टेस्ट होती है, उसमें से 90% रॉन्ग है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ 10% की जरूरत होती है। अब 10% भी राइट है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोग कुछ केसेस अगर देखेंगे एलोपैथी में, तो क्या होता है कि डायग्नोसिस हो जाता है, उसकी मेडिसिन हो जाती है, और उसका जो डिसीज है वो भी क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी जो पेशेंट का जो हेल्थ है वो रिकवर नहीं हो पाता है, उसका रिस्टोरेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर जो भी आप लोग मतलब बीमारी देखते हैं हमारी जो डाइजेशन रिलेटेड है, तो उसकी जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या होता है, जो डॉक्टर्स है, एलोपैथी डॉक्टर्स, वो कुछ मेडिसिन दे देंगे आपको, आपके सिम्टम पे आधारित। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, कुछ डैमेजेस हो गए हैं, तो उसको वो रिकवर कर देंगे। लेकिन उसका जो मेन कारण है, जो फॉरेन मैटर है, टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया है, वो तो वही प्रेजेंट है। तो इसीलिए उसका जो ट्रीटमेंट है वो ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद क्रोनिक डिसीजेस तैयार होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अगर कॉन्स्टिपेशन अगर देखते हो, अब देखिए आप बोलेंगे कि हमेशा आप कॉन्स्टिपेशन बता रहे हैं, लेकिन सबसे इजी एग्जांपल वही है आपको समझने के लिए, इसलिए आपको हमेशा वही बताता हूँ। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिपेशन अगर हम लोग देखते हैं, तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या फिर अगर लूज मोशन लग गया है, तो उसका मेडिसिन दे देंगे आपको, चलिए अब इससे लूज मोशन आपके रुक जाएंगे। अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, तो उसकी मेडिसिन दिया जाएगा, चलो इससे आपका वोमिटिंग रुक जाएगा। लेकिन ये सब रोकने से क्या हो रहा है, आपको बीमारी तो ठीक नहीं होगा, अंदर जो बैक्टीरिया एंटर किया है, जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंस है, वो तो खत्म नहीं हो रहे हैं, वो तो अंदर ही है। सिर्फ आपने क्या किया है, जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उसको सप्रेस कर दिया है, उसको दबा दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो बाहर से फीलिंग हो रहा था, मतलब जो भी साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे थे, वो नहीं दिख रहे हैं, और आपको रिलैक्स भी महसूस होगा। लेकिन जो बैक्टीरिया अंदर प्रेजेंट है, टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, वो अंदर ही अंदर क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई होंगे और अंदर का जो लेयर है हमारी टिश्यूज है, सेल्स है, उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बीतने के बाद वो बड़ी बीमारी बनकर बाहर आएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एलोपैथी और नेचुरोपैथी में। तो हमारा जो मेन कंसर्न क्या होता है कि जो भी फॉरेन मैटर अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो हमारा ये सब टेस्ट के ऊपर से और ये जो कंपैरिजन आपने किया, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि जो भी बीमारी हमें हो रही है उसका जो मेन कारण है वो क्या है, फॉरेन मैटर है। जो विराजित पदार्थ है, जो बाह्य पदार्थ है, जो टॉक्सिन्स है, वो इसका कारण बन चुके हैं। तो हमें सबसे पहले जब भी नेचुरोपैथी में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फॉरेन मैटर को डायग्नोसिस करना पड़ेगा। मतलब हमारे कौन से पार्ट में एक्युमुलेशन हुआ है फॉरेन मैटर का और फिर उसके कौन से साइन एंड सिम्टम्स है, ये सब चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका नसल एरिया में, मतलब जो हमारा साइनस होता है, अगर वहां पे बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, उससे आपको सर्दी होगी, छींकी आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो क्या करेंगे, एलोपैथी डॉक्टर्स आपको उसी मेडिसिन दे देंगे ताकि आपकी छींक ना आए और आपको जो सर्दी है वो बैठ जाए। मतलब जो म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा था उसको वो रोक देंगे, ठीक है। तो अब म्यूकस रुक गया तो क्या होगा, हमारा जो इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया था, वो तो अंदर ही है। लेकिन अगर नेचुरोपैथी मत कर जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग उसको नीति बताएंगे, सूत्र नीति बताएंगे, जल नीति बताएंगे, कुछ योगा बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ अल्टरनेट कॉम्प्रेस बताएंगे। मतलब कई सारे ट्रीटमेंट्स होती है नेचुरोपैथी में जिसकी वजह से जो फॉरेन मैटर है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और जो टॉक्सिन्स है वो भी बाहर निकलते हैं जिसकी वजह से जो बीमारी हो रही है हमें उसको कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे एलोपैथी और नेचुरोपैथी में। इसलिए हम लोग जब नेचुरोपैथी की व्यू से देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी बीमारी का डायग्नोसिस जरूरी नहीं है। अब डायग्नोसिस जरूरी होता है कुछ परसेंट में, जब अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो गई हो, जैसे कि अगर कैंसर है तो कैंसर का हम लोग पता ऊपर से नहीं लगा सकते हैं कि एक्चुअल में उसका लोकेशन कहाँ है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है सेल्स के, फिर उसने कौन सा डैमेज किया है, फिर उसके साथ साथ कौन से सिस्टम्स को, कौन से ऑर्गन को उसने इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि जब कैंसर होता है तो उसके जो जर्म्स है वो पूरे बॉडी में फैलने लगते हैं। अगर लंग्स में हुआ है तो लंग्स से जाएगा ब्लड में, ब्लड से जाएगा बाकी ऑर्गन्स में, मतलब वो फैलते रहता है। इसलिए वहाँ पे डायग्नोसिस जरूरी है। लेकिन जो बेसिक थिंग्स है जैसे कि हेडेक है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर वोमिटिंग है, लूज मोशंस है, तो ऐसे इसमें डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी हमें ये चीजें हो रही है और हम लोग उसको नेचुरली ट्रीटमेंट जब देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। अगर आपको लूज मोशन लग गए, उसका आपने ट्रीटमेंट दे दिया तो बॉडी वहाँ पे रिस्पॉन्स करेगी। कैसे रिस्पॉन्स करेगी, थोड़ा सा लूज मोशन और बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उसको निकालने की कोशिश करेगा हमारी बॉडी, तो वहाँ पे थोड़ा सा लूज मोशन बढ़ जाएगा और कुछ दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो ऑटोमेटिकली पूरा कम हो जाएगा और हमारी अंदर से फीलिंग अच्छी आएगी और हमारा डाइजेशन अच्छे से होने लगेगा, हमारा भूख अच्छे से लगेगा, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स से, ये सब रिस्पॉन्स से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जो भी व्यक्ति का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल कि डायग्नोसिस इज नॉट नेसेसरी। तो जो ये प्रिंसिपल है हमें यही बताता है कि हर कंडीशन में, हर बेसिक चीजों में ये डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इस पे आधारित हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसका नाम है इट टेक्स टाइम टू क्योर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट एलिमेंट और क्रोनिक एलिमेंट। मतलब जो भी क्रोनिक डिसीज से आजार हुआ है, मतलब जिसको भी क्रोनिक डिसीज हुए हैं
उसको थोड़ा टाइम लगता है ट्रीटमेंट के लिए हमारे नेचुरोपैथी में। तो ऐसा क्यों है? देखिए, अगर हम लोग जनरल बेस अगर देखा जाए, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बहुत फास्ट काम करती है और कम से कम समय में कोई भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए बाकी एलोपैथी से या फिर अदर ट्रीटमेंट से, बाकी पैथियों से, तो ये बहुत फास्ट काम करती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, क्यों पेशेंट को टाइम लगता है? क्योंकि जो भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो एक तो उन्हें बहुत क्रोनिक एलिमेंट है, मतलब पहले कई सिस्टम से या कई टाइप्स ऑफ पैथी से उन्होंने ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो कंडीशन है वो सीवियर हो चुकी है और जो फॉरेन मैटर था, जो टॉक्सिन्स था, उनका लेवल भी बढ़ चुका है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसका पेशेंस कम हो गया है कि हमें इसमें क्या चाहिए, विल पावर चाहिए, पेशेंस चाहिए होता है। तो जब भी पेशेंट अदर ट्रीटमेंट लेते हैं, अदर पैथीज लेते हैं, जैसे कि एलोपैथी है और अदर पैथी है, तो इनका क्या होता है, पेशेंट्स बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट लेने की वजह से एक तो उनकी बॉडी में पॉइजन भी तैयार हो गया है और उसके साथ साथ जो उनकी विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो भी कम हो जाती है। क्योंकि हम लोग थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, डिसमूड हो जाते हैं। अगर कोई भी चीज, अगर आपको एक बीमारी अगर हुई है और अगर वो बहुत दिन तक अगर चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, मतलब आपको डिसमूड हो जाएगा कि ये बीमारी अब मुझे क्योर ही नहीं हो सकती है या इसका कुछ निदान ही नहीं लग रहा है। तो ये सब चीजें होती है। इसलिए जब भी हमारे पास पेशेंट अगर ऐसा अगर आता है जिसको क्रोनिक एलिमेंट है या फिर उसका डिसमूड हो चुका है या फिर उसको ऐसी डिसीज है जो क्यूरेबल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए हमें वक्त लगता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट क्या करते हैं, पूरे पैथीज में जाते हैं जहाँ पे इंस्टेंट आराम मिलता है उन्हें, ऐसे पैथीज को यूज करते हैं। और फिर अगर कोई भी पैथीज अगर उन्हें आराम नहीं मिलता है, तब वो निसर्ग उपचार की तरफ आते हैं, मतलब नेचुरोपैथी की तरफ आते हैं। मतलब वो उनका आखिरी ऑप्शन होता है कि अब बाकी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, चलो ये ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे एक माइंड से हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो ऐसे पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, तो उनको हमें टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नेचुरोपैथी क्या है, फिर उसका माइंड बनाना पड़ता है कि इतना इतना वक्त लगेगा, आपकी क्या क्या पास्ट में क्या क्या गलतियां हुई है, आपने कितना पॉइजन आपकी बॉडी में डाल दिया है मेडिसिन द्वारा, और आपका समय कितना बर्बाद हो चुका है। ये सारी चीजें आपको पेशेंट को समझानी है और फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। इसलिए यहाँ पे जो भी पेशेंट, ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका इनक्यूरेबल डिसीज है या फिर बहुत लंबे समय तक उसी सिस्टम की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है। अब देखिए, जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें उनका जो पॉइजन है वो निकालना पड़ेगा बाहर। मतलब हमें सिर्फ उसकी बीमारी ठीक नहीं करना है, बीमारी के साथ साथ उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन प्रेजेंट है, जो पॉइजन प्रेजेंट है, उसको बाहर निकालना है। और इसके लिए लगता है वक्त, क्योंकि जो नेचुरल ट्रीटमेंट होती है, नेचर की जो ट्रीटमेंट होते हैं, इससे थोड़ा वक्त लगता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम लोग पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। और हम लोग ये कोशिश करते हैं, हम लोग का कोशिश ये होता है कि जो फॉरेन मैटर है, जो कि ओरिजिनल कॉज है डिसीज का, उसको बाहर निकाल दिया जाए। या फिर जो भी हमारे बॉडी में ऐसी चीज है जो बीमारी का कारण बन रही है, तो उसको हम लोग परमानेंटली बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे वक्त लगता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट हमारे पास आया है, जिसे क्रोनिक एलिमेंट है, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन की बीमारी है, तो हमें पहले उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस मतलब हमें उससे कुछ केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि आप लोग कौन सी ट्रीटमेंट लिए इसके पहले, एलोपैथी लिया है क्या या कुछ अलग पैथी ली है क्या, फिर अगर एलोपैथी ली है तो कौन सी मेडिसिन ली है, फिर आपको उसके साइड इफेक्ट्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसे होती है कि जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हेयर लॉस होना, वेट लॉस होना,
फिर स्किन का कलर चेंज होना, या फिर सेल्स टिश्यूज का डैमेज होना, या अदर जो भी हो, तो बहुत से उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए आपको उसका ट्रीटमेंट के पहले उसका कारण जानना पड़ेगा कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसने कौन सी पैथी ली है, कौन सा उसने इसके पहले ट्रीटमेंट लिया है, कौन से मेडिसिन ली है, और उसके बाद ही हम लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट के दौरान क्या करना पड़ेगा, हमें ये ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा हमारे सामने, हमें ये एम रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह जो उसकी बॉडी में पॉइजन गया है या फिर जो टॉक्सिन प्रेजेंट है, जो फॉरेन मैटर प्रेजेंट है, उसको बाहर निकाल दिया जाए। जैसे कि बॉडी क्लींस करेंगे हम लोग। अगर डाइजेस्टिव रिलेटेड अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी ट्रीटमेंट देंगे ताकि जो भी उसके इंटेस्टाइन में है, मतलब जो आंत है उसकी, छोटी आंत, बड़ी आंत, या फिर उसका जो पेट है, उसकी अन्न नली है, तो पूरा जितना भी डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है, जिसे लोग जीआई ट्रैक बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो उसको पूरा क्लीन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है जिसको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको अगर ठीक से भूख नहीं लग रही है, जिसे हम लोग लो ऑफ एपिटाइट बोलते हैं, या फिर उसको जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इंडाइजेशन से हो गया है, या फिर जो भी खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब बहुत से न्यूट्रिशन चीजें खा रहा है पेशेंट, लेकिन उसका जो पोषक तत्व है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका वर्किंग कम हो गया है, मतलब उसके जो इनर वॉल है, जो इनर लेयर है, अंदर एक परत, उसका वर्किंग ठीक नहीं है, वहाँ का जो फंक्शन है वो लो हो गया है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। फिर अगर उसे कुछ लूज मोशन वगैरह लग गए हैं, या फिर बार बार उसका जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसे, मतलब रोज स्टूल पास नहीं कर पाता है वो, या फिर जब भी स्टूल पास करता है तो उसको स्टूल पास करने में तकलीफ होती है, डिफिकल्टी आती है। मतलब क्या हुआ है कि कोलन का काम ठीक से नहीं हो रहा है। अब कोलन का काम यहाँ पे क्या ठीक से नहीं हो रहा है कि जो उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जो कोलन होता है हमारा, बड़ी आंत होती है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टेल्सिस प्रोसेस, PERISTALSIS, पेरिस्टेल्सिस, ठीक है। तो पेरिस्टेल्सिस क्या है, एक हमारी आंतों का ये मूवमेंट है, जिसकी वजह से जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी फूड खा रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब हमने मुंह से खाना खाया या फिर कुछ भी फ्रूट्स खाए, तो क्या होगा, वो हमारे अन्न नली द्वारा, मतलब इसोफेगस द्वारा वो हमारे पेट में जाएगा, फिर पेट में ब्रेक डाउन होकर वहाँ पे डाइजेशन होकर वो जाएगा डिओडेनम में, वहां से जाएगा हमारे छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से जाएगा कोलन में, और कोलन से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किस वजह से कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल की वजह से हो रहा है। मतलब आकुंचन और प्रसार, जो हमारे स्नायु होते हैं, जो हमारे पेशियां होती है, उसका जो आकुंचन और प्रसार हो रहा है, उसकी वजह से ये मूवमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। तो हो सकता है जो कोलन है उसका पेरिस्टेल्सिस जो मूवमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मल वहाँ पे एक जगह जमा हो रहा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, और वहीं पे जमे जमे वहाँ पे वो ब्लॉकेज तैयार करेगा। तो ये सब सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है कि सिम्टम्स क्या है, उसका लोकेशन क्या हो रहा है, और जो भी पेशेंट को तकलीफ क्या हो रही है, और उसके बाद उसका हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। तो अगर कोई भी डाइजेस्टिव रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसमें एक सबसे एक मेन कंसेप्ट होता है शंख प्रक्षालन। एक शंख प्रक्षालन होता है जिसमें पानी का उपयोग किया जाता है, मतलब पानी पीकर कुछ आसन किए जाते हैं 5 प्रकार के, ठीक है, और इसकी मदद से हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, उसको पूरा क्लींस किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर आपके इसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेट में, या बड़ी आंत में, कोलन में कहीं भी फॉरेन मैटर अगर जमा हुआ है या फिर टॉक्सिन्स मौजूद है,
तो ये पानी के साथ वो बाहर निकल जाएंगे, मतलब जो हमारी जीआई ट्रैक है वो पूरी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। और वो एक न्यू बर्थ बेबी की तरह हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है, मतलब जो नया नया जो जन्म लेता है, मतलब जन्म के वक्त जो हमारे आंत होती है, हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, उस तरह हमारी आंत हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, जो भी डिजीज हम लोग को लग रहा है कि किसी कोई डिजीज है, तो हम लोग इंटरनली उसे पूरा क्लींस कर रहे हैं, और इसी के लिए हमें इतना वक्त लगता है, क्योंकि सिर्फ शंकर प्रक्षालन से नहीं होगा, आपको कुछ डाइट बताने पड़ेंगे, उसके साथ साथ कुछ योगा बताने पड़ेंगे, कुछ आपको डेली रूटीन बतानी पड़ेगी कि आपको उठना कब है, सोना कब है, फिर आपका एक्सरसाइज कितना होना चाहिए, कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर कौन सा डाइट लेना चाहिए, फिर उसके साथ साथ आपको कौन सी थेरेपीज लेनी पड़ेगी, कौन सी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, मतलब इसमें काफी चीज होती है, इसीलिए हमें इसमें वक्त लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब देखते हैं कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में वक्त क्यों लगता है, तो यही सब कारण होते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि वो जो पेशेंट आया, ऐसे डिसीज के साथ आया जिसका कोई निदान नहीं लग रहा है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब वो इनक्यूरेबल वाला है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ वो सिर्फ मेडिसिन लेकर आया है, वो सिर्फ मेडिसिन मेडिसिन लेकर आया है, मतलब उसी बॉडी में पॉइजन बहुत सारा जमा हो गया है। पॉइजन मतलब क्या है, जो ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को हार्मफुल है, जो हमारे सेल्स को और टिश्यूज को डैमेज करता है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ पेशेंट का डिसमोड हो गया है, क्योंकि हमारा जब नेचुरल ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं तो हमें तो जीवन शक्ति भी चाहिए और उसके साथ साथ मन शक्ति भी चाहिए, मतलब विल पावर भी चाहिए, मतलब पेशेंट को हमारे पैथी में विश्वास होना चाहिए। तो अगर उसका डिसमोड अगर हो गया है तो पहले उसका माइंड बनाना पड़ेगा नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, तो इसीलिए ये कुछ कारण की वजह से हमारे ट्रीटमेंट में वक्त लगता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि सबसे पहले हमें पेशेंट को पूरा जिस तरह से एक्सप्लेन करना है, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है कि हमारे नेचुरोपैथी में क्या होता है, फिर एलोपैथी में क्या होता है, फिर एलोपैथी लेने की वजह से जो साइड इफेक्ट है उसको भी हम लोग ट्रीट करेंगे, उसको भी हम लोग बाहर निकालेंगे। फिर नेचुरोपैथी एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि उपचार है, जिसकी मदद से हम लोग बॉडी को नेचुरल वे में क्लींस कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ वक्त लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चीजें होती है, ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं हमारी बॉडी को हील करने के लिए, जैसे कि हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, वो खुद ही कोशिश करती है कि हमारी बॉडी ठीक हो जाए, और उसके लिए कई सारे हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं हमारे बॉडी में, उसके साथ साथ कई सारे वो साइंस और सिम्टम्स दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पेशेंट को समझानी है। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि जब जैसे कि हमें इलनेस आ रहा है, मतलब जो भी बीमारी हमें आ रही है, तो वो बीमारी बहुत जल्दी आती है और उसी तरह जल्दी से ठीक भी हो जाती है। जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म अगर पेशेंट को लग रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मतलब ओरिजिन से उसको निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर कोई झाड़ अगर हम लोग उगा रहे हैं, कोई अगर सीड है उसमें झाड़ उगा रहे हैं, तो उसको कई साल लग जाते हैं, लेकिन कट करने के लिए कुछ मिनट में हो जाता है कट, मतलब उसको हम लोग तोड़ने आएंगे तो कुछ मिनट में कट जाएगा वो, लेकिन बढ़ने के लिए तो काफी समय लगा। उसी तरह जो हमारे बॉडी में जो फॉरेन मैटर है वो तो जल्दी से एंटर कर लिया, मतलब अंदर बॉडी में उसने बहुत जल्दी जगह बना ली, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए कुछ वक्त लगेगा, ठीक है। तो जब नेचुरोपैथी में आते हैं हम लोग, तो उसका जो ग्रोथ है वो भी फास्ट होता है, मतलब एक बार जब वो बॉडी में एंटर करता है उसको मल्टीप्लाई, और उसका जो मूवमेंट है मतलब बॉडी में वो फैलता भी जल्दी है, और उसको फिर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो वो निकलता भी जल्दी है, ठीक है। अब जो जल्दी निकलता है वो डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम पे कितना सीवियर है। अगर सादा सा सिर दर्द है जिसकी वजह से सर्दी हुई है, तो ये क्या होगा,
इसका ट्रीटमेंट कुछ 2 से 3 दिन में हो जाएगा, ये बेसिक चीज है। लेकिन वही अगर आपका क्रोनिक अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या होगा, इसको आप को 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, या फिर महीना भी लग सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस होगी। मतलब हमारे पूरी बॉडी को क्लींस करना पड़ेगा, हमारे जो ब्लड है उसको पूरा प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे एलोपैथी में और नेचुरोपैथी में। तो सबसे मेन जरूरत यहाँ पे क्या है कि हमें समझ लेना है, जब हम लोग नेचुरोपैथ बनते हैं, एज अ फिजिशियन हम लोग काम करते हैं, तो हमें उस चीज को समझ लेना है। ठीक है, तभी हम लोग आगे पेशेंट को समझा पाएंगे। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे कि अब एनिमा है या फिर एब्डोमेन मसाज है या फिर कोई भी नेचुरल ट्रीटमेंट जब भी हम लोग सीखते हैं, तो पहले उसे हमें खुद पर ट्राई करना है, ताकि हमें उस चीज की पूरी जानकारी हो। क्योंकि जब आप एनिमल लोगे तभी आपको पता चलेगा कि अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ तकलीफ हो रही है क्या, या फिर उसका फीलिंग कैसे आ रहा है। तभी आप पेशेंट को बता पाओगे कि सर देखिए, आपको कुछ अलग फीलिंग हो रहा है क्या, या फिर आपको कुछ तकलीफ हो रही है क्या, या कुछ पेन हो रहा है क्या, या कुछ चेंजेस आपको महसूस हो रही है क्या। मतलब कोई भी जब ट्रीटमेंट आप देते हो तो सबसे पहले उससे पहले हमें खुद को नॉलेज रखना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस खुद को करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे पेशेंट को उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और उसको एक्सप्लेन करने के बाद ही उसका माइंड सेट होगा, और उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट लेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार उसका माइंड सेट हो गया, एक बार वो तैयार हो गया, तभी वो खुद का विल पावर लगा पाएगा, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छी तरह से काम कर पाएगी, और हम लोग जो भी डिजीज का ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी, हम लोग ये सिद्धांत में देख लिया हमने कि जो ट्रीटमेंट है क्रोनिक एलिमेंट का, उसे काफी समय लगता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सप्रेस डिजीजेस कम टू सरफेस टू नेचुरोपैथी। मतलब जो भी सप्रेस डिजीजेस थे वो बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि जब भी हम लोग ट्रीटमेंट देंगे तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे कि लूज मोशन के लिए हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या होगा, लूज मोशन थोड़े से बढ़ जाएगी और फिर बाद में वो ठीक होगी। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो भी सप्रेस डिजीजेस है, जो भी दबी हुई बीमारी है, वो इससे बाहर आती है। जैसे कि अगर हेडेक है, हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि अंदर हमारे नसल एरिया में कुछ इन्फ्लामेशन हो, वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन तैयार हो गया हो, तो मेडिसिन लेके क्या करेंगे हम लोग, अगर एलोपैथी मेडिसिन ले ली तो क्या होगा, वहाँ पे उसको हम लोग सप्रेस कर दिया, वो जो बीमारी है उसको सप्रेस कर दिया हमने। मतलब जो टॉक्सिन्स थे, वायरस थे, गूगल सर्वात बेस्ट होतं. गूगल मीट गूगल मीट झूम मीटपेक्षा ना सर्वात बेस्ट आहे. लागलं ना?
तो हम लोग देख रहे थे कि सबक्लिनिस जो डिसीज है, मतलब जो दबी हुई बीमारियां है, वो बाहर आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट क्या किया वहाँ पे, जब भी सिर दर्द है या फिर लूज मोशन है या फिर वोमिटिंग है, जो भी बीमारी आपको मतलब साइन सिम्टम्स दिखा रही थी, उसको हमने मेडिसिन देकर दबा दिया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसी को बाहर निकालेंगे, वो बीमारी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब बाहर निकालना मतलब क्या है कि जो भी फॉरेन मैटर अंदर जमा हो गए हैं, मतलब जो भी फॉरेन मैटर वहाँ पे एक्यूमुलेट है, अगर सिर दर्द है वहाँ पे साइनस एरिया में कुछ बैक्टीरिया जमा रहेंगे, कुछ फॉरेन मैटर एक्यूमुलेट रहेंगे, कुछ टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट रहेंगे, ठीक है। अगर हमें लूज मोशन लग गए हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। वोमिटिंग अगर हो रहा है तो हमारे पेट में, स्टमक में कुछ टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया है। तो इन सभी को क्या करते हैं हम लोग, उसको फिर से रिस्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो फॉरेन मैटर है वो बाहर निकल सके। अब फॉरेन मैटर बाहर कैसे निकलेगा, मतलब अगर आप साइनसाइटिस में अगर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो क्या होगा, आपकी सर्दी बढ़ जाएगी। सर्दी बढ़ जाएगी मतलब क्या होगा, सर्दी जब भी आपको जो बलगम तैयार हो रहा था वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब हमें हमारी नाक से म्यूकस ज़्यादा निकलने लगेगा, और वो म्यूकस के साथ साथ जो टॉक्सिन्स थे, जो फॉरेन मैटर थे, वो भी बाहर निकल जाएंगे। मतलब हम लोग क्या देखेंगे इस दौरान कि जो डिसीज, जो दबी हुई थी, जो बीमारी दबी हुई थी, वो बाहर आ रही है। उसी तरह जब भी आप एनिमा दोगे या फिर कुछ एब्डोमेन की ट्रीटमेंट दोगे ताकि आपको कब्ज ठीक कर सके, तो ऐसे में क्या होगा, कुछ लूज मोशन लग जाएंगे आपको, या फिर हो सकता है कि जो स्टूल पास हो रहा था वो कुछ ज़्यादा ही लिक्विड टाइप पास हो, ठीक है, ताकि हमारा जो बड़ी आंत में जो भी बैक्टीरिया थे, फॉरेन मैटर थे, वो उसके साथ साथ बाहर निकल सके। तो हम लोग को क्या लगता है कि हमारी बीमारी बढ़ गई है, लेकिन बीमारी बढ़ती नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो अभी भी बीमारी थी वो बाहर उभर के आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा बॉडी अच्छे से क्लीन हो सके। अब कई बार क्या होता है, हमें टेम्परेचर आता है। अब टेम्परेचर क्यों आएगा? क्योंकि जब भी हम लोग नेचुरली ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, तो उसकी जो विल पावर है, मतलब उसके जो वाइटल पावर है, जिसे हम लोग दिव्य शक्ति बोलते हैं, जीवन शक्ति बोलते हैं, और उसकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगी तो क्या करेगी, वो हमारे बॉडी को क्लींस करने की कोशिश करेगी। अब क्लींस करने क्या करेगा वो अलग अलग सिम्टम्स दिखाएंगे, जैसे कि अगर हमारे साइनस में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो सर्दी हो जाएगी, हमारे कोलन में अगर इन्फेक्शन है तो लूज मोशन लग जाएंगे, ठीक है। पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब जो जर्म्स है, टॉक्सिन्स है, उसको वो मार सके ऐसा। तो ऐसे वो ऐसे कई सारे सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम लोग नेचुरली ट्रीटमेंट देते हैं तो उस पेशेंट के हर एक चीज को हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि लूज मोशन क्यों हो रहा है, फिर वो कितने दिन तक है, फिर टेम्परेचर क्यों हो रहा है, फिर वो टेम्परेचर कितने दिन तक है, फिर अगर सर्दी अगर हो रही है तो फिर सर्दी क्यों हो रही है और वो कितने दिन तक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये चीजें कुछ 3 से 4 दिन तक ये उभर के आती है, मतलब बढ़ जाती है, और इमीडिएटली फिर वो रिवर्स हो जाती है, मतलब कम होने लगती है। मतलब अगर आपको 20% अगर तकलीफ होगी पहले से, तो उसके बाद आपने नेचुरल ट्रीटमेंट लिया तो वो तकलीफ बढ़ जाएंगी 50% तक, मतलब वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा। और फिर जैसे ही आपका बॉडी हील होने लगेगा, मतलब आपका जो फॉरेन मैटर है वो रिमूव होने लगेगा, तो वैसे वैसे आपको जो रिस्पॉन्स था, जो सिम्टम्स थे, साइंस थे, वो कम होने लगेंगे, 25%, 10%, और फिर परमानेंटली पूरा ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ये एक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो सप्रेस डिसीज है वो बाहर आते हैं, तो उसका मेन कारण ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रिंसिपल देख लिए। तो हमारे जो आज जो 3 प्रिंसिपल थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर शंकर प्रक्षालन के बारे में सुना है कि उसको
सुपरविजन के अंदर ही करना चाहिए, तो उसको आप कब कर सकते हैं? शंख प्रक्षालन यस, मैं घर पे कर सकता हूँ उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, कर नहीं सकते क्यों? क्योंकि अगर आप सीखे हो पहले से तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसका पूरा रिस्पॉन्स पता नहीं है, जैसे कि शंख प्रक्षालन कई बार क्या होता है कि जब भी हम लोग पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उसका रिफ्लेक्स मार सकता है, मतलब हमारे सिर की तरफ पानी जा सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग पानी पी रहे हैं उसके साथ हमको आसन भी करने के हैं, 5 तरह के आसन होते हैं उसमें, तो वो आसन भी करने के हैं। तो हो सकता है कि कुछ वजह से अगर पानी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो रिफ्लेक्स मार सकता है, मतलब नाक से बाहर आ सकता है या फिर सिर की तरफ जा सकता है। तो ऐसे कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके फिजिशियन को पता होगा कि ऐसे इसमें क्या करना है। इसलिए आपको कहा था कि हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन करिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी हम लोग मुंह से पूरा पीकर हमारे पूरे इंटेस्टाइन को, पूरे जीआई ट्रैक्ट को उस पानी से भर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ऊपर से पानी जब पीते हैं हम लोग, वो नीचे से मतलब हमारे एनस से जैसे कि वैसे निकलना चाहिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको फटाफट पानी पीना है, फटाफट आसन करना है, फटाफट वॉशरूम को जाना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि रिफ्लक्स मारता है या कई बार पानी निकलता ही नहीं है बाहर, तो आपका जो फिजिशियन है वो कुछ आइडिया बताएगा। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी टू बॉडी कि एक्चुअल ऑन द स्पॉट क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक है सर। ओके सर, वो तो ठीक है, लेकिन सर फिर ये हम अगर करना है तो क्या मतलब, जैसे अपने जो वो शिविर होते हैं उसमें ही करेंगे, आप कर सकते हैं उसमें शिविर में? बिल्कुल, जब भी शिविर हो या फिर आपकी जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे प्रैक्टिकल की, तो उसमें आप सीख लीजिए। तो उस दौरान आप जब भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, मतलब जब भी आप फेस टू फेस करेंगे, आपकी आंखों सामने जब करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रिस्पॉन्स हुआ तो क्या करना है, ऐसा रिस्पॉन्स हुआ तो क्या करना है। क्योंकि जब भी हम लोग पेशेंट ट्रीट करते हैं या फिर कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तो हम अकेले नहीं करते हैं, उसमें हमारे साथ कई सारे लोग होते हैं, और कई सारे लोग होते हैं, इसलिए सबके सिम्टम्स अलग रहेंगे। सिम्टम्स मतलब जो साइंस रहेंगे, जो रिस्पॉन्स रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। तो आपको सबका एक कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या करना चाहिए। इसलिए आपको पहले अच्छे से सीख लेना पड़ेगा उसे, फिर बाद में आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सिखा सकेंगे सर? आपने तो किया है यहाँ बिल्कुल शंकर प्रसाद। बिल्कुल मैं सिखा सकता हूँ। ओके सर, हम वो वर्कशॉप की इंतजार करेंगे। बिल्कुल, हमारे वर्कशॉप ऐसे होते ही है हर साल, तो वो वर्कशॉप में बिल्कुल हम लोग करेंगे, अरेंज करेंगे इसे। ओके सर। Yes. इसके अलावा किसी कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? हेलो, जीवन काका नहीं, त्याच्यात कुछ खिचडी जोडून राहिली ती जीवन काका ऐकलं का त्याच्यात खिचडी देखिए आहे क्वेश्चन ने पूछना है, वो अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। गूगल पे सर्च ओके, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोगों को प्ले समझ में आ सर्विस रहा है ना, प्ले सर्विस प्ले क्योंकि ये हमारे जो बेसिक थिंग्स है। सर्विस एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। जैसे सुना है हमने कि कैंसर के भी पेशेंट निराश होकर के कभी कभी जाते हैं आयुर्वेद की तरफ या जैसे नेचुरोपैथी की तरफ, तो मुझे पता नहीं कितना लोग जाते हैं। और हाँ, ऐसा सुना है कि कुछ अदर पैथीज भी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में कोई तिब्बती बहुत बड़े वो हैं बिल्कुल डॉक्टर हैं, जो उनका अपना
सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। क्या हाँ। इसमें यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में कभी आपने ऐसा देखा है कि कैंसर का भी पेशेंट लौट करके आया हो आपकी तरफ या प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ? इम्पोर्टेंट। या तो देखिए ये बहुत कम होता है, लेकिन है, मैंने भी देखा है कई बार। लेकिन ये क्या होता है कि सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपको कैंसर, जैसे कैंसर में क्या होता है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है और बहुत फास्ट Correct. होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका अगर कोई इंटेस्टाइन में अगर हो गया है या कोई बॉडी पार्ट में अगर हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं नेचुरोपैथी का, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे इसोफेगस में अगर हुआ है, जैसे अन्न नली होती है, अगर वहां पर अगर हुआ है, तो क्या होगा, डायरेक्टली हमारा इनटेक ही बंद हो जाएगा। तो हम लोग नेचुरोपैथी का रिस्क ऐसी कंडीशन में नहीं ले सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट हमें उसकी सीवियरिटी जाननी पड़ेगी, जो भी कैंसर हुआ है या कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी जो बीमारी है, कि उसका गंभीरता कितना है या उसका लोकेशन क्या है, हम लोग उतना टाइम पीरियड उसको दे सकते हैं क्या। क्योंकि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में हम लोग इमीडिएट नहीं करते हैं, इमीडिएट इसमें असर नहीं होता है, हमें थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले अगर वो बहुत क्रोनिक अगर है, बहुत सीवियर अगर है, तो हमें उसे पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि इतना समय हम लोग इसे दे सकते हैं क्या। अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए हमें अगर 10 से 15 दिन अगर देना है, उतनी दिन अगर लग रहे हैं, तो हम लोग सीवियर कैंसर पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। या फिर कैंसर का पेशेंट अगर लास्ट स्टेज पे है, मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, मतलब जो ट्यूमर तैयार होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में तैयार हो गए हैं, या फिर 2 से ज़्यादा जगह पे अगर तैयार हो गए, तो ऐसे टाइम हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। ऐसे टाइम वो एलोपैथी की तरफ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बेसिक टाइम पे ही, मतलब उसकी एकदम इनिशियल स्टेज पे ही पता चल जाता है कि ये कैंसर की शुरुआत है, तो ऐसे टाइम हम लोग बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सबसे मेन जो कैंसर की जो सेल्स है मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो उसका मेन जो होता है होस्ट होता है ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज पे ही डिपेंड वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज का कट ऑफ कर देंगे, ग्लूकोज का इंटेक बंद कर देंगे। मतलब वो डिपेंड है कि हम लोग क्या ट्रीटमेंट देना है, वो अलग पार्ट है। लेकिन हमें सबसे पहले, जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड है उसकी सिवियरिटी पे कि उसके बाद समय